ओके जी, स्टार्ट करते हैं। प्राइमल डुअल रिलेशनशिप। और प्राइमल डुअल रिलेशनशिप में हम एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करने लगे हैं, वो है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम। तो अगर आपको ये चीज समझ आ जाए कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस, तो आप अगर प्राइमल को का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो बगैर प्राइमल को सॉल्व किए भी आप अगर उसको डुअल में कन्वर्ट कर लें तो डुअल से देख सकते हैं। यानी किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो दूसरे प्रॉब्लम को ऑप्टिमल सॉल्यूशन उसके अंदर से ही एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और उसमें कौन सी कंडीशन को आप यूज करेंगे, वो है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस। ये कंडीशन जो आप हम करने लगे हैं ये बहुत हेल्पफुल होगी आपको कि आपके सामने एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर चुके हैं, वो प्राइमल है या डुअल। अगर वो प्राइमल है तो प्राइमल का आंसर तो सॉल्व करके आपको मिल गया ऑप्टिमल, तो उसी की ऑप्टिमल आइटरेशन से आप कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन को अप्लाई करते हुए डुअल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी देख सकते हैं विदाउट सॉल्विंग द डुअल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है थ्योरम, उसको जरा आज हम इसको सीखने की कोशिश करें। ये एक थ्योरम है, ये प्रॉपर्टी है कि इसका रिजल्ट 0 होना चाहिए। अब देखना पड़ेगा कि ये क्या चीज है और ये क्या चीज है। आपको मैंने बताया था कि जो प्राइमल प्रॉब्लम होते हैं वो एक्स सीरीज के होते हैं। तो आप कह सकते हो ये कुछ कैपिटल एक्स जो नजर आ रहा है ये सेट ऑफ प्राइमल वेरिएबल्स हो सकते हैं। इस वक्त ये वेक्टर की फॉर्म में है, आपने वेक्टर पढ़ा होगा। अगर मेरे पास रेडी मिक्स प्रॉब्लम है और दो वेरिएबल्स है x1 और x2, तो उसको जनरली वेक्टर फॉर्म में एक्स कैपिटल एक्स कहेंगे जितने भी उसके वेरिएबल। तो अगर वो दो वेरिएबल है तो कैपिटल एक्स होगा कलेक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x1 x2। अगर वो 5 वेरिएबल्स हैं तो x वेक्टर होगा कलेक्शन ऑफ 5 वेरिएबल्स। तो ये आपका जो कैपिटल x है ये आपका है सेट ऑफ प्राइमल वेरिएबल्स। ये जो y है आपका ये डुअल के वेरिएबल्स का सेट है, वेक्टर फॉर्म में है। तो आप समझ लें कि ये डुअल के वेरिएबल्स को जनरली कैपिटल Y से डिनोट करें। जहां तक इसकी और इसकी बात है तो प्राइमल के जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेके आते हैं तो उसके स्लैक वेरिएबल्स होते हैं। तो आपको याद होगा रेडी मिक्स में आपने कितनी कंस्ट्रेंट्स थी आपकी रेडी मिक्स में, बताइएगा। 4 सर। 4 स्लैक वेरिएबल्स थे, उसको आपने लिया था S1 S2 S3 S4। लेकिन इस वक्त प्राइमल और डुअल में हम स्लैक वेरिएबल्स जो प्राइमल के होंगे उसको S1 S2 S3 की बजाय U1 स्मॉल u U1 U2 U3 U4 लेंगे, क्योंकि 4 स्लैक कंस्ट्रेंट्स हैं, 4 स्लैक। वो जो U1 U2 U3 हैं और U4 हैं वो कैपिटल U से डिनोट कर सकते हैं उनकी कलेक्शन। और इसी तरह डुअल में जब हमने प्राइमल रेडी मिक्स को डुअल में कन्वर्ट किया था तो कितनी कंस्ट्रेंट्स बनी थी बताइएगा। 2 डुअल सर। 2 सर 2। इसका मतलब है उसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो उसके भी स्लैक वेरिएबल्स होंगे, वो 2 होंगे। वो जो डुअल के स्लैक वेरिएबल्स हैं उसको हम v से शो करेंगे। तो 2 कंस्ट्रेंट्स हैं डुअल की, तो उसके स्लैक वेरिएबल होंगे v1 v2। तो ये कैपिटल V डुअल के स्लैक के लिए यूज हो रहा है। अब आपको पता चल गया ये आपका x प्राइमल वेरिएबल्स, ये माइंड में रखें मल्टीप्लीकेशन किससे हो रही है, प्राइमल के डिसीजन वेरिएबल्स की मल्टीप्लीकेशन हो रही है दूसरी फैमिली डुअल के स्लैक के साथ। ये डुअल स्लैक है, डुअल स्लैक। मैंने आपको कहा था डुअल के स्लैक को V सीरीज लेना है और प्राइमल स्लैक को U लेना है। तो एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं। प्राइमल के डिसीजन वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करें डुअल के स्लैक के साथ और डुअल के डिसीजन वेरिएबल्स को आप मल्टीप्लाई करें उस प्राइमल के स्लैक वेरिएबल्स के साथ, और जब उन दोनों को ऐड करेंगे तो कंडीशन ये कहती है उनका आंसर आना चाहिए 0। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन, ये होल्ड करनी चाहिए अगर आपने सही तौर पे उसको सॉल्व किया। पॉइंट क्लियर हो गया, बताइए। यस सर। तो x है प्राइमल के डिसीजन वेरिएबल्स, उसको मल्टीप्लाई करना है, ये स्लैक है लेकिन स्लैक है डुअल के।
ये डुअल के डिसीजन वेरिएबल्स, उसको मल्टीप्लाई करना है u से जो कि प्राइमल के डिसीजन वेरिएबल्स हैं, और इन दोनों मल्टीप्लिकेशन को जब ऐड करेंगे तो आंसर आना चाहिए 0। तो जनरली ये x स्टार, v स्टार, y स्टार, u स्टार लिखते हैं, जनरली स्टार के बगैर भी लिखा जा सकता है। ये स्टार का मतलब है ऑप्टिमल जो सोल्यूशन होता है उनका, ऑप्टिमल वैल्यूज। जो यू है सर प्राइमल के स्लैक वेरिएबल्स नहीं होंगे, तो आप कह रहे थे डिसीजन वेरिएबल। कौन से सर जो यू है वाई के साथ यू है, प्राइमल के स्लैक वेरिएबल्स, अगर मैंने कह दिया तो वो मुंह से निकल गया हो। जी करें सॉल्व, इस प्रॉपर्टी को चेक करें जी। आपके Yes, sir. सामने, आपके ये सामने प्राइमल प्रॉब्लम, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। ये देखें स्लैक वेरिएबल u1, u2, u3, u4, तो ये आपके प्राइमल स्लैक वेरिएबल्स, ये डिसीजन वेरिएबल्स, x वेरिएबल्स आपके डिसीजन वेरिएबल्स है प्राइमल के, u जो है ये स्लैक वेरिएबल्स है प्राइमल। अब आपको इसका डुअल कन्वर्जन आती है, इसको डुअल में कन्वर्ट करें, ये उसका डुअल है, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। जाहिर है ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट है तो माइनस करना होगा, -u1 -v2। तो डुअल के वेरिएबल्स कितने हैं 4, और ये डुअल के डिसीजन वेरिएबल्स है, और ये डुअल के क्या है स्लैक। अब आपने क्या करना है, प्राइमल के डिसीजन को मल्टीप्लाई करना है डुअल के स्लैक के साथ, और डुअल के डिसीजन को मल्टीप्लाई करना है प्राइमल के स्लैक के साथ। क्योंकि ये वेक्टर्स हैं तो आप देख सकते हैं ये 2 वेरिएबल हैं, तो जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है वो भी 2 ही होंगे। वैसे कॉमन सेंस में यही बनती है, 2 वेरिएबल मींस डुअल की 2 कंस्ट्रेंट्स, और 2 कंस्ट्रेंट्स में 2 ही स्लैक वेरिएबल्स होंगे। तो ये मैचिंग आपको नजर आएगी, नंबर ऑफ डुअल वेरिएबल्स वो हम इक्वल्स नंबर ऑफ डिसीजन, नंबर ऑफ स्लैक वेरिएबल्स ऑफ डुअल। इसी तरह डुअल के जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं उनका नंबर ये इक्वल होगा प्राइमल के स्लैक। क्यों, जितने ये वेरिएबल्स होंगे उतनी ही प्राइमल की कंस्ट्रेंट्स होंगी, और जितनी कंस्ट्रेंट्स होंगी उतने ही स्लैक वेरिएबल्स। कोई इश्यू तो नहीं यहां तक? नो सर। हाँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, मैंने साथ साथ स्लोली आहिस्ता से स्लो पेस के साथ आपको बताना है। ये मैंने लिख दिया, डिसीजन वेरिएबल्स टू प्राइमल, स्लैक वेरिएबल्स ऑफ प्राइमल, डुअल डिसीजन वेरिएबल्स ऑफ डुअल, स्लैक ऑफ डुअल। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन, ये ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ये मैं चीजें आपको बता चुका हूं कि प्राइमल के नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 होते हैं तो करस्पॉन्डिंग स्लैक भी 2 होंगे। तो सारी डिटेल आप इसकी जरूरत नहीं है। ये भी वही बात की है कि डुअल के जितने वेरिएबल्स होंगे उतने ही प्राइमल के स्लैक होंगे। अच्छा, अब वेक्टर फॉर्म में जब डेटा को दोबारा एक्चुअल फॉर्म में हम लेंगे तो वो कुछ इस तरह की शेप होगी। आपका था x को आपने v के साथ मल्टीप्लाई करना था, 2 वेरिएबल आपके x के हैं यानी प्राइमल के हैं, और 2 ही स्लैक हैं, तो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन x डॉट v का मतलब कैपिटल x डॉट v का मतलब उनके इंडिविजुअल क्या होंगे x1 डॉट v1 प्लस x2 डॉट v2। तो कहने का मकसद ये है x और v इनका समेशन, ये मल्टीप्लीकेशन जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उनका सम ही करना है। इसी तरह y और u को जो मल्टीप्लाई करे थे वेक्टर y और वेक्टर u को, तो जब उसको एक्सपेंड करेंगे इंडिविजुअल वेरिएबल्स में तो उन मल्टीप्लिकेशंस का भी समेशन ही लेंगे। तो इसलिए 2 वेरिएबल्स हैं प्राइमल के, 2 स्लैक होंगे डुअल के, x1 v1 x2 v2 इनका सम। ये आपका पार्ट हो गया x, कैपिटल X और कैपिटल V जो वेक्टर फॉर्म में, उसको प्लस करना है कैपिटल Y कैपिटल U के साथ, क्योंकि 4 वेरिएबल्स हैं Y के, तो Y1 और 4 ही स्लैक हैं प्राइमल के, Y1 U1, Y2 U2, Y3 U3, Y4 U4। एक्चुअली आपने उसको एक्सपेंड कर दिया। स्टेटमेंट तो ये है आपकी
ये वाली एक्स वी वाई यू, पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एक्सपेंशन होगी। अगर ये 2 वेरिएबल्स हैं तो x1 v1 x2 v2 होगा। ये 4 वेरिएबल्स हैं तो y1 u1 y2 u2 y3 u3 y4 या u4। लेकिन अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स किसी और प्रॉब्लम के हुए जिसमें ये वेरिएबल x जो है 3 वेरिएबल प्रॉब्लम है प्राइमरी, तो उस केस में ये x और v की मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगी। ये जनरल फॉर्म है, वो हो जाएगी 3 वेरिएबल है x सीरीज में, x1 v1 x2 v2 x3 v3। तो ये वेरी करेगा प्रॉब्लम में जितने आपके प्राइमल वेरिएबल्स हैं और जितने डुअल वेरिएबल्स हैं, उसके हिसाब से ये जनरल फॉर्म एक्सपेंड हो जाएगी। कोई इशू तो नहीं? यस सर, अगर 3 डिसीजन वेरिएबल होंगे प्राइमल में तो सर उधर भी डिसीजन वेरिएबल जो y हैं वो भी डुअल में 3 बनेंगे, क्योंकि 3 कांस्टेंट है तो 3 उधर बन जाएंगे। जनरल फॉर्म को समझ लें, इस हर पर्टिकुलर प्रॉब्लम की उसकी अपनी ये एक्सपेंशन होगी। तो ये 2 वेरिएबल है प्राइमल में तो ये यहां तक जाएगा, और 4 है डुअल केस के तो ये बनेगा। तो अगर प्राइमल के डिफरेंट होंगे उसी हिसाब से ये एक्सपेंड होगा। जितने डुअल होंगे जितने प्राइमल होंगे उस हिसाब से ये एक्सपेंशन होगी। प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम ये उसी जनरल फॉर्म को लेके एक्सपेंड होगा। सर एक क्वेश्चन था सर, इसमें हमने सारी लेस देन ली थी तो इसलिए स्लैक वेरिएबल हमने पॉजिटिव ऐड किए, तो सर इसमें केस वो भी आ सकता है लेस ग्रेटर देन वाला और इक्वल वाला? देखिए, जहां तक स्लैक वेरिएबल और दूसरे हैं उसमें हम साइन नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल है v1 v2, तो हमने जस्ट प्राइमल को उन वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई किया, साइन को नहीं ले रहे, वेरिएबल्स को पिक कर रहे हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ले, राइट। इसमें साइन का कोई फिलहाल इधर रोल नहीं है। बस देखा 4 इधर है, इन 4 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर देने। ये 2 है, ये नहीं देखना कि ये क्या है, हमें सिर्फ देखने स्लैक वेरिएबल्स कौन से हैं, वो यहां से देखें v1 v2, ये इनको आपस में मल्टीप्लाई करने, ये है, इसको इधर से नहीं देखना। ठीक हो गया? Yes, राइट। sir. अच्छा, अब देखें ये 0 कैसे हो सकता है। मैथमेटिक्स क्या कहती है? मैथमेटिक्स कहती है 0 तब होगा जब ये सारे इंडिविजुअल, ये भी 0 सम है ना सबका, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0, ये सारी टर्म्स 0 होंगी जो तब 0 आएगा। अगर एक भी 1 हो गई तो 1 आएगा। इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस ये इंश्योर करती है कि ये सारी इंडिविजुअल टर्म्स 0 होनी चाहिए। दिस वन, ये देखिए, तब जाके ये 0 होगा। ये चीज क्लियर हो गई? साथ साथ बताते रहिए। Yes, sir. Clear. जी, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, इसको मैं आपको बता दूं, ये चलो ये तो हमने देख लिया कि ये 0 सारी 0 होगी तो 0 होगी। ये कैसे कब 0 होगी बताएं? इसके लिए क्या फॉर्मूला है? ये एक अलग से टर्म, ये 0 सर कैसे इसके लिए अगर एक बेसिक होगा तो दूसरा नॉन बेसिक होगा तो अल्टीमेटली वो 0 हो जाएगा, तो ये टोटल 0 आ जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल आप ये कहना चाह रहे हैं, बल्कि मैं उसको इस तरह से कहूंगा, जब सम हो रहा होता है तो सबको 0 होना चाहिए। जब कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है उसका 0 आंसर, इन दोनों में कोई एक भी 0 हो जाए तो ये आंसर 0 आ जाए। इसका मतलब ये हुआ हमें इसके लिए ये सारे 0s चाहिए, जबकि इनको अलग 0 अगर देखना है इसको, तो उसमें अगर ये 0 है तो ये नॉन 0 होगा, अगर ये 0 है तो ये नॉन 0 होना चाहिए दोनों में। तो आपको पता है 0 और नॉन 0 हम बेसिक और नॉन बेसिक के केस में हम लेते हैं। तो मैं कह सकता हूं अगर x1 बेसिक है तो v1 क्या होगा? नॉन बेसिक, तभी ये 0 आएगा। और अगर x1 0 है, नॉन बेसिक है, तो ये क्या होगा? बेसिक। तो ये इन दोनों में से कोई एक बेसिक, यानी इन दोनों में से एक बेसिक होगा, दूसरा नॉन बेसिक, तब ये 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है? ये प्रॉपर्टी ये बता रही है ये सारी टर्म्स 0 होनी चाहिए। उन हर टर्म में 2 वेरिएबल है, उसमें से एक बेसिक होगा और दूसरा नॉन बेसिक। ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। तो ये जो मैं अभी बताने लगा हूं इधर, ये देखें xv, मैंने अभी इसको भी जनरल फॉर्म में ले लिया। अगर
प्राइमल का वेरिएबल, पर्टिकुलर प्राइमल वेरिएबल, ये प्राइमल वेरिएबल बेसिक है यानी नॉन जीरो, तो करस्पॉन्डिंग डुअल क्या होगा? करस्पॉन्डिंग डुअल वेरिएबल होगा नॉन बेसिक। तो ये देखें करस्पॉन्डिंग डुअल स्लैक वेरिएबल विल बी नॉन बेसिक। और अगर ये बेसिक हुआ, if a particular dual slack is basic, then corresponding primal decision variable will be non-basic. I think वही चीज इधर भी यही केस है। अगर ये बेसिक है डुअल डिसीजन, तो प्राइमल स्लैक नॉन बेसिक होगा, ये स्टेटमेंट। अगर ये बेसिक है डुअल स्लैक, तो प्राइमल स्लैक अगर बेसिक है तो डुअल डिसीजन नॉन बेसिक होना चाहिए। तो ये बस आपने गेस रखना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन एक्चुअली कैसे वर्क करती है। अब आपको रूल का पता चल गया, हम चलते हैं। मैं एक एग्जांपल लेने लगा हूं, अब हम एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन हमें पता चल चुकी है। क्वेश्चन क्या है? ये एक गिवन प्रॉब्लम है और ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी इसका हमें गिवन होगा। हम करना क्या चाह रहे हैं? प्राइमल का अगर हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, मैं कह रहा हूं हमने इसको सॉल्व करके ऑप्टिमल लेवल पे देख लिया, ये आंसर आ चुका है, ये गिवन है। अगर गिवन नहीं है तो आप सॉल्व करके लेके आओगे। तो आपको अगर प्राइमल को सॉल्व करके पता चला ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उसका, और अगर किसी ने सॉल्व नहीं करवाया, मैंने वैसे ही गिवन दे दिया, तो आप एज्यूम कर लें कि मैंने वो चीज आपसे सॉल्व किए बगैर आपको पहले से बता दी है। अगर आपको प्राइमल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन बता दिया जाए तो आप डुअल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन अप्लाई करते हुए बता सकते। तो वही जो बात मैं करना चाह रहा था कि एक प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करके उसका ऑप्टिमल निकालते हो, तो प्राइमल को सॉल्व करके उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये आ गया है। अगर मुझे इसका करस्पॉन्डिंग डुअल और वो भी ऑप्टिमल डुअल देखना हो, तो मुझे डुअल को सॉल्व करके सिंपलेक्स मेथड अप्लाई करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन लगा के वहां से ही डुअल का ऑप्टिमल मिल सकता है। पता चल गया हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है आज के लेक्चर का? जी रिपीट कर दें। क्वेश्चन ये है, आपका प्राइमल आपको गिवन है, इसको सॉल्व करके आपने उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल लिया, या मैं ये कहता हूं मैं आपको ये प्रॉब्लम मॉडल देता हूं प्राइमल का, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी आपको सॉल्व करने से बचाने के लिए मैं ये गिवन दे रहा हूं, यानी आपको गिवन है ये। तो अगर आपको ये गिवन है और मैं आपसे पूछूं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द प्राइमल मैंने बता दिया आपको, डुअल का ऑप्टिमल क्या होगा? आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन के बगैर क्या मेथड था? इसको डुअल में कन्वर्ट करोगे, और डुअल भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मॉडल है, तो आप क्या करोगे? डुअल को सिंपलेक्स से सॉल्व करोगे और फिर ऑप्टिमल लेवल पे जाके बता दोगे ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है डुअल का। यही वे है ना आपके पास? बताइएगा। यस सर, यही है। तो अब आपको मैंने अगर बता दिया है कि प्राइमल का ये मॉडल है और प्राइमल का ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, लेकिन पूछ में आपसे डुअल का ऑप्टिमल रहा हूं, तो आपको डुअल को सॉल्व किए बगैर ये आंसर देना है, और ये आंसर दे सकते हैं आप कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन को यूज करते हुए, और वही आज हम सीखने लगे। जी, ऑब्जेक्टिव क्लियर है? क्या करने लगे सर? एक का ऑप्टिमल सॉल्यूशन होना जरूरी है ना, फिर दूसरे का निकलेगा। यस, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी यहाँ तो मैंने टेस्ट करवाने के लिए आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे दिया है, अदरवाइज ये दिया नहीं जाएगा, या दे भी दिया जाएगा तो पूछा जा सकता है, अदरवाइज आपने इसको सॉल्व करके ये एक ऑप्टिमल एक प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करना है। सर ये वही पॉइंट है जो आप कह रहे थे कि हम प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट करके उसके सॉल्यूशन से फिर प्राइमल के ऑप्टिमल सॉल्यूशन और उसकी जी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल वही है, लेकिन अभी देखें, अभी जब आप खुद अपनी आंखों से देख लोगे तो फिर और क्लियर हो जाएगा। अभी माइंड में रखें ये गिवन है और इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और आपको पता है रेडीमेक्स में एक्सटीरियर पेंट कितने टर्न्स था? 3, इंटीरियर पेंट 1.5, और आपने ऑप्टिमल आइट्रेशन अगर देखें सिंपलेक्स मेथड में तो उसके
U3 और U4 भी बेसिक थे और उसके आंसर आ रहे थे और ये मिसिंग थे, तो सब, और ऑप्टिमल वैल्यू प्रॉफिट 21, तो सबको मैंने इकट्ठा लिख दिया। इश्यू तो नहीं है? नो सर। तो ये जो है, ये मैंने रेडी मिक्स की जब उसको सॉल्व किया तो ऑप्टिमल आइट्रेशन से उठाया। ऑप्टिमल आइट्रेशन में 3x1 3, x2 1.45 और u3 2.5, ये s3 था उधर और ये s4 था 0.5, ये मुझे मिल गए थे और उसमें ये मिसिंग थे, नॉन बेसिक थे, ये 0 लिख दिए और ऑप्टिमल प्रॉफिट क्या था 21। तो ये मैंने उसी ऑप्टिमल आइट्रेशन से पिक करके ये इधर लिखी। अब हमने करना क्या है, हमने डुअल का ऑप्टिमल बताना है विदाउट सॉल्विंग द डुअल प्रॉब्लम। करते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे इधर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों? हमें कॉम्प्लीमेंट्री के लिए पूरी पिक्चर होनी चाहिए। डिसीजन वेरिएबल्स क्या है प्राइमल के, और स्लैक वेरिएबल्स क्या है, और डुअल के डिसीजन और डुअल के स्लैक, ये होंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस बनेगी। अच्छा, ये चीज दोनों पिक्चर्स क्लियर हो गई। ये गिवन है, ये आपने खुद से कन्वर्ट किया। जब ये गिवन था उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी जा सकती है, ये जो आपने कन्वर्ट किया तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी जा सकती है। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस, और हमारे पास गिवन क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द प्राइम, ये गिवन है। जब मेरे पास ये गिवन है तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूं, और ये चेक भी कर सकते हैं वो वाली बात, x1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन क्या कहती है, x1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, V1 के साथ, V1 यानी डुअल स्लैक। x2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, V2 के साथ, V2। इसी तरह इसको y1, y2, y3, y4, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी एक और बात भी हमने देख ली है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस में, x क्या है, x1 क्या है, बेसिक, तो V1 की वैल्यू क्या होगी, 0 नॉन बेसिक। आप देखिए कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन आपको क्या हेल्प कर रही है, x2 1.5 है तो V2 क्या होगा, 0 0। U1 0 है, y1 क्या होगा, ये नहीं है अभी पता। नॉन जीरो, ये तो कह सकते हैं ना, हाँ नॉन जीरो, नॉन जीरो, ये नहीं पता। y2 क्या होगा, नॉन जीरो, लेकिन y3 और y4 कंफर्म पता है क्या, जीरो होंगे, जीरो नॉन बेसिक। देखिए जो इंफॉर्मेशन इधर हमें कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन बता देगी, उसको यूज करते हुए हम अपना आंसर दे सकते। देखते हैं, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्राइमल का तो गिवन है, तो ये मैंने बता दिया x1 x2 बेसिक है, तो v1 और v2 क्या होंगे, 0। यहां लिखा है ये दोनों 0 हैं, तो y1 y2 क्या होंगे पता नहीं है, लेकिन ये पता चल गया कि वो नॉन जीरो यानी बेसिक होंगे। u3 u4 बेसिक हैं, तो y3 और y4 का पता चल गया ये 0 होंगे। तो हमें यहां से जो इंफॉर्मेशन कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन ने डायरेक्ट दे दिया वो ये है, v1 0, v2 0, y3 0 और y4 0। ये इंफॉर्मेशन तो मिल गई ना हमें। अब हम इस इंफॉर्मेशन को इधर पुट करके y1 और y2 फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें जरा, v1 v2 इधर पुट करें, ये 0, ये भी 0, तो ये क्या बन जाएगा, 6y1 + y2 = 5, ये बन गया। और ये भी 0 है, और y3 y4 दोनों 0 हैं, 4y1 + 2y2 = 4 निकल आया। अब साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व करना आपको आता है। यस सर, y निकालेंगे और दूसरी क्वेश्चन में पुट करके इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ये सेम बनाना चाह रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई करें 12 2 10, 12 2 10, और ये एज इट इज, तो ये 2 सेम आ गए। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो समझ लें नीचे नेगेटिव साइन मौजूद है, मैं लिख नहीं सका था, इधर लिख दिया सब्ट्रैक्टिंग, तो ये -12 - 4 8y1, ये कैंसिल हो जाएंगे। 10 - 4 6,
तो y1 आपके पास आ गया 3/4 और इस y1 को आप किसी में भी पुट कर दें तो आपको y2 निकल आएगा। तो मैं इसके अंदर y1 को पुट कर रहा हूं, 6y1 y2 y3। ये देखिए 6 y1 को पुट किया, आपको y2 भी मिल गया। तो आपका y3 3/4 और y2 1/2। तो आप कह सकते हो आपको सारा आंसर मिल चुका है। देख सकते हैं v1 0, v2 0, y1 3/4 आ चुका है, y2 1/2 आ चुका है और ये दोनों 0 है। तो क्या आपको ये ऑप्टिमल था? जो इस ऑप्टिमल से डुअल का सॉल्यूशन निकलेगा वो भी ऑप्टिमल ही होगा। तो इसका मतलब है ये जो हमें सॉल्यूशन मिला है डुअल का, y1 3/4, y2 1/2, y3 y4 0 है और v1 v2 इधर से पता चल गया था 0 है और ये आपका सॉल्यूशन होगा ऑप्टिमल टू द डुअल। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन में सिंपलेक्स, अदरवाइज आपको इसको सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करके ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना था। आपने कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन लगा के ये आपका डुअल मिल गया। और माइंड में रखिएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन जब आपका ये मौजूद है उसमें z क्या होगा 21 और जब आपका डुअल इससे कॉम्प्लीमेंट्री से निकालेंगे तो डुअल का भी जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा W स्टार वो भी सेम होगा जो उसका था, जो उसकी प्रॉफिट। तो आप देखें आपके पास आंसर आ चुका है। सिर्फ एक चीज यहां मैंने आपको याद करवानी थी। एक्चुअली मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम में ये बताना था कि एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपका ऑप्टिमल प्राइमल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं, अगर आपके पास प्राइमल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन फिजिबल होगा, यानी एक प्राइमल का सॉल्यूशन फिजिबल है और वो ऑप्टिमल भी है, तो उससे जो आप कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन से निकालेंगे या जैसे भी समझ लें कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस लगाई है या नहीं लगाई, हम कह सकते हैं अगर प्राइमल का फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल है तो करस्पॉन्डिंग डुअल फिजिबल होगा और ऑप्टिमल भी होगा। तो ये रूल, ये प्रॉपर्टी हमें यहां से पता चली और ये हमने याद कर लेना है। दोबारा से देखें, ये जो डुअल निकला है ये फिजिबल है, कोई भी इसमें वैल्यू नेगेटिव नहीं। तो दो चीजों पे मैं फोकस कर रहा हूं, प्राइमल का सॉल्यूशन फिजिबल होना चाहिए और अगर वो ऑप्टिमल है तो फिर हम डुअल को बता रहे हैं। तो जाहिर है ऑप्टिमल सॉल्यूशन पहले फिजिबल होता है, तो फिजिबल में से ही कोई एक सॉल्यूशन ऑप्टिमल होता है। तो प्राइमल का ऑप्टिमल मीन वो प्राइमल का फिजिबल सॉल्यूशन पहले था और अब ऑप्टिमल हमने प्रूव कर लिया या सॉल्व करके देख लिया। मिल क्या रहा है कि जो उसका डुअल निकलेगा करस्पॉन्डिंग वो क्या होगा, फिजिबल होगा और वो ऑप्टिमल टू द डुअल होगा। जरा देखें इस रूल में आप कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्शन कंडीशन को वेरीफाई कर सकते हैं। ये आपका डुअल सॉल्यूशन है, मैंने आमने सामने लिख रहा हूं, ये सामने लिख दिया और y1 जो कैलकुलेट किया इसके सामने आप देखें दोनों में से एक 0 है, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन डेफिनेटली वेरीफाई हो। कोई इश्यू तो नहीं जी? नो सर। अच्छा, अब हमने इससे निकाला क्या है, ये हमें पता चला, इसको हमने याद रखना है। इफ फिजिबल सॉल्यूशन टू द प्राइमल इज ऑप्टिमम, तो मैंने शुरू में आपको एक गिवन था आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द प्राइमल, रेडी मिक्स का ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो फिजिबल सॉल्यूशन था और ऑप्टिमम भी था। तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन से क्या निकाला, देन करस्पॉन्डिंग डुअल सॉल्यूशन विल बी फिजिबल, तो करस्पॉन्डिंग डुअल सॉल्यूशन भी फिजिबल भी होगा और वो डुअल का ऑप्टिमम भी होगा, एंड ऑप्टिमम टू द डुअल विद द सेम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और उसकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू भी सेम होगी। ये रूल याद रहेगा, बताइए।
इसमें तो इस- ट्रू है। इससे ये पता चला, ये तो मैंने रेडीमेक्स लिया, मैं कोई भी प्रॉब्लम अगर ले लूं, कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम ले लूं और वो प्राइमल प्रॉब्लम, उसका ऑप्टिमल सॉल्व करूं सिंप्लेक्स मेथड से और उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकल आता है, तो मैं उसको देखकर ही बता सकता हूं कि इसका डुअल सॉल्यूशन फिजिबल भी होगा और ऑप्टिमम भी होगा उससे जो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशंस में। तो यही चीज बता रही है, इफ फिजिबल सॉल्यूशन टू द प्राइमल इज ऑप्टिमम, ये मैंने ये गिवन था हमें, then corresponding dual solution will be feasible and optimum to the dual। और इसके अलावा उन दोनों की ऑब्जेक्टिव वैल्यू भी सेम हो। तो मेरे ख्याल में हाफ पार्ट हमने कर लिया है, कोई इश्यू तो नहीं है, बताइएगा। नो सर। अच्छा, अब ये तो स्टेटमेंट थी, एक प्रॉपर्टी हमने सीख ली, प्राइमल का ऑप्टिमम लिया, तो जो डुअल का निकलेगा वो फिजिबल भी होगा और ऑप्टिमम भी होगा डुअल का, ये तो हमने देख लिया। अब अगर हम कोई और प्राइमल का नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन लें, अब आप कहेंगे नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहां से लें? आप कोई भी अपनी तरफ से एक ऐसा सॉल्यूशन पेयर तो बना सकते हैं ना कि प्राइमल की सारी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे। ब्रूट फोर्स से ले लें, हिट एंड ट्रायल मेथड से ले लें, कोई सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं ना जो सारी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे लेकिन ऑप्टिमम ना हो। कर सकते हैं ऐसा? यस सर, जो हमारे कॉर्नर्स पॉइंट्स निकलते थे सर वो काफी सारे होते थे, उनमें से हम एक ऑप्टिमम देते कॉर्नर थे। पॉइंट्स नहीं, कॉर्नर पॉइंट्स देखने के लिए तो ग्राफ में जाना पड़ेगा। अच्छा, एक और इसका मेथड है, आप प्राइमल को सॉल्व तो कर चुके हैं ना सिंप्लेक्स मेथड से, टेबल तो आपके सामने है ना। यस सर। लास्ट आइटरेशन में प्राइमल ऑप्टिमल पड़ा होगा, राइट? लास्ट आइटरेशन में जब आपने स्टॉप कर दिया है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया, तो उस लास्ट आइटरेशन में जो सॉल्यूशन पड़ा है वो क्या है? ऑप्टिमम टू द प्राइमल, जिसमें x1 3 और x2 1.5 था। कोई इश्यू तो नहीं है? मेरे सामने सिंप्लेक्स टेबल में सॉल्व किया हुआ प्रॉब्लम प्राइमल का है और मैं आपसे पूछता हूं मुझे इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन बता दें, आप किस आइटरेशन से उठा के बताओ? किसी भी सर, ऑप्टिमम सॉल्यूशन बताना है, कैसे किसी भी? ऑप्टिमम तो लास्ट ही होगा ना। तो आखिरी आइटरेशन में वो सॉल्यूशन जो पड़ा हुआ है उसको आप लिखेंगे, कहेंगे ये है ऑप्टिमम टू द प्राइमल। और मैं अगर आपसे कहूं प्राइमल का कोई नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन बताओ, वो कहां से लेके बताएंगे? सर वो प्राइमल से लेना है, तो सर वो जो प्राइमल का नॉन ऑप्टिमम सर वो लास्ट आइटरेशन से प्रीवियस कोई भी ले सकते हैं, वो नॉन ऑप्टिमल ही होगा। यस, आपके पास 3 आइटरेशन में ये सॉल्व हुआ है रेडीमेड। अब आप कह सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूं प्राइमल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन कौन सा होगा, तो आप आखिरी आइटरेशन से उठाएंगे सॉल्यूशन, वो होगा ऑप्टिमम टू द प्राइमल। और अगर मैं आपसे कहूं प्राइमल का नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन कौन सा है, तो ऑप्टिमल लास्ट आइटरेशन के अलावा जितनी आइटरेशंस हैं उनमें से किसी एक का भी आप सॉल्यूशन बता दें, आप कह सकते हैं ये है नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द प्राइमल। ये बताएं सबको बात क्लियर हुई है या नहीं? यस सर, हो गई। अच्छा, अब मैं एक नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन उठाता हूं, यानी सेकंड आइटरेशन से सपोज कर लें, मुझे याद नहीं है, वो टेबल मेरे सामने नहीं है जो सॉल्व किया हुआ है। तो मैं अगर नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन उठाऊं प्राइमल का, तो हमने बताना है कि डुअल का स्टेटस क्या होगा। पहले क्या किया था? पहले हमने किया था प्राइमल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन उठाया था और कहा था ये फिजिबल भी है और ऑप्टिमम भी है प्राइमल का। तो इसको उठा के हमने रूल क्या आज सीखा कि इसका कोरस्पॉन्डिंग डुअल क्या होगा? फिजिबल होगा और ऑप्टिमम टू द डुअल होगा। यही सीखा है ना अभी तक अपने, बताइएगा। यस सर, यही ये अब दूसरी बात हम ये सीखने लगे हैं कि प्राइमल का अगर नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा तो फिर डुअल सॉल्यूशन वो फिजिबल या ऑप्टिमम है, यानी उसके बारे में स्टेटमेंट हमने मैच्योर करनी है कि उसका डुअल क्या होगा, क्या अभी भी वो फिजिबल होगा और ऑप्टिमम टू द डुअल होगा, ये चीज चेक करनी है। तो अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया हम अब क्या करना चाह रहे हैं। हम
प्राइमल का ऑप्टिमम लेके ये बता चुके हैं कि उसका करस्पॉन्डिंग डुअल फिजिबल होगा और ऑप्टिमम टू द डुअल होगा। अब नॉन ऑप्टिमम प्राइमल का लेके डुअल के बारे में स्टेटमेंट देनी है कि क्या स्टेटमेंट होगा। तो जरा इसके लिए एक नया वही क्वेश्चन इस तरह से है, ये रेडीमिक्स प्रॉब्लम है और मैंने आपको एक फिजिबल और नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ये आई थिंक कंस्ट्रेंट 2 का रिजल्ट है मुझे लग रहा है। किसी के सामने अगर रेडीमिक्स का टेबल है तो वो देख सकता है, मुझे लग रहा है ये कंस्ट्रेंट सर सेकंड लास्ट सेकंड लास्ट। तो सेकंड लास्ट में जो सेकंड लास्ट आइटरेशन में जो सॉल्यूशन है तो कोई बताएगा वो ऑप्टिमल हो सकता है? नो सर। सर यस सर, ऑप्टिमल हो सकता है लेकिन वो इनफिजिबल होगा। ऑप्टिमल हो सकता है। हमारे पास यार हमारे पास क्लियर मैसेज है कि थर्ड आइटरेशन में रेडीमिक्स ऑप्टिमल हुआ है, तो सेकंड में तो आपकी ऑप्टिमल वैल्यू 20 थी, मुझे याद पड़ रहा है। आपकी ऑप्टिमल सेकंड आइटरेशन में कैसे सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो गया? सेकंड में थर्ड इसलिए गए थे कि ऑप्टिमल नहीं था, तभी तो थर्ड आइटरेशन अटेम्प्ट ली थी और थर्ड पे जाकर स्टॉप किया था। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अभी मैंने ये प्रॉपर्टी बताने के लिए प्राइमल प्रॉब्लम को जो सॉल्व किया हुआ है उसमें से वो सॉल्यूशन उठाया जो नॉन ऑप्टिमल है, और सॉल्व किए हुए में से तो मैं नॉन ऑप्टिमल आपसे कहूं उठा लें तो आप फाइनल आइटरेशन के अलावा किसी भी आइटरेशन से वो सॉल्यूशन उठा के कह सकते हैं ये है नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन। सर नॉन ऑप्टिमल तो होगा, लेकिन सर क्या वो फिजिबल होगा? क्योंकि वो फिजिबल ही होगा सर। बात सुने, आप इस लेवल तक आपकी तरफ से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं इस तरह की बात होगी। मैंने कहा ना मैं क्वेश्चन करूंगा वाइवा में, तो फिर इस तरह का क्वेश्चन अगर मैं वाइवा में करता तो रियाज अहमद ने भी फंस जाना था। अभी जो कहा है मुझे ये बताएं, सिंप्लेक्स मेथड में स्टार्टिंग सॉल्यूशन फिजिबल से ही स्टार्ट करते हैं ना, इनफिजिबल तो नहीं लेते? नो सर। नो सर। जब और थ्रू आउट क्या कहता है, सिंप्लेक्स मेथड की प्रॉपर्टी यही है कि वो स्टार्ट पे फिजिबल सॉल्यूशन अगर नहीं भी है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल लेके वो फिजिबल बनाता होता था, आपको याद होगा। यस सर। आउट तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप टेबल के उस सिंप्लेक्स टेबल में जो सॉल्व किया प्रॉब्लम है वहां से सॉल्यूशन उठाएं और वो इनफिजिबल हो, इम्पॉसिबल। जी रियाज सर अच्छा नहीं हो गया, मैंने क्वेश्चन कर दिया, रिवाइज हो गया। अच्छा हो गया क्वेश्चन कर दिया तो और भी अभी क्वेश्चंस के बंडल पड़े हैं मेरे पास। रियाज रेडी, जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो जरा मेरे लेक्चर्स को ना दोबारा एक एक पॉइंट को सुन के आइएगा, क्योंकि मैंने वो पूछना है जो चीज आप सुनने से आपकी रह गई, तो जरा रेडी रहिए। अच्छा ये चीज क्लियर होगी आपको? सर आपके पास मैं वाइवा से पहले डरा रहा हूँ आपको, तो डराना तो चाहिए ना। हमने अच्छा मुझे ये बताएं, डराना चाहिए या नहीं डराना चाहिए? डराना चाहिए सर। आपका डराना चाहिए, लेकिन डरना उनको चाहिए जिन्होंने खुद नहीं किया हुआ। नहीं, जिन्होंने खुद किया उनको भी डरना चाहिए। मैं साबित कर सकता हूं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्लाह ने कहा है डरो, डरोगे तो इस्तकामत और ईमान पे आओगे। फॉलो करें। डरना तो हर किसी को चाहिए, लेकिन मैं वाइवे की बात कर रहा हूँ। यस सर। यहाँ भी वही सुन्नत, देखें यहाँ भी वही सुन्नत है, आपको आता है या नहीं आता, ईमान के साथ, ईमान मीन्स कॉन्सेप्ट के साथ आप डरना है, डरेंगे तो सही तरह से दोबारा सुन के आएंगे तो फिर जन्नत या रिवॉर्ड मिलेगा आपको। वो वही बात। चले सर वही बात। तो अभी आते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया ना, ये चाह रहा हूं कि अगर कोई नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन लेंगे प्राइमल का तो उसका करस्पॉन्डिंग डुअल क्या होगा? वैसे बता सकते हैं, गेस करें। सर मेरे ख्याल से ऑप्टिमल नहीं होगा। ऑप्टिमल तो नहीं होगा, ये तो बात पता चल गई। क्यों? वो ऑप्टिमल प्राइमल के ऑप्टिमल से ही ऑप्टिमल निकला था, ये तो बात आपकी मान ली जाती है कि प्राइमल का अगर नॉन ऑप्टिमल है तो डुअल का भी नॉन ऑप्टिमल होगा। लेकिन फिजिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है, वो जरा चेक करते हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ रेडीमेक्स की स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग का अगर प्रॉब्लम है ये सबके लिए स्टेटमेंट मैच्योर हो रही है। तो फिर हम क्या करते हैं, बजाय इसमें कि इधर उधर से
कोई स्टेटमेंट दें, सॉल्व करके देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस, जैसे आपको उसने ऑप्टिमम सॉल्यूशन से कॉम्प्लीमेंट्री ने डुअल का ऑप्टिमम बता दिया था, तो इसके नॉन ऑप्टिमल से डुअल का नॉन ऑप्टिमम भी बता सकती है। तो देखते हैं कैसे होता है। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लिया दोनों को, गिवन ये था, इधर कन्वर्ट कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, और एक और गिवन है कि नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द प्राइमल, ये मैंने गिवन दिया, फिजिबल है लेकिन नॉन ऑप्टिमम, ये लिया। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस क्या करेगी, ये देखें, ये क्या होगा V1, V1 क्या होगा, जीरो होगा। जीरो होगा नॉन बेसिक। ये क्या होगा, ये भी जीरो सर, होगा। बेसिक होगा। तो V2 नॉन जीरो होगा। Y1 क्या होगा, सर नॉन जीरो। नॉन जीरो। Y2 जीरो होगा। जीरो। Y3 जीरो, Y4 जीरो। हमें थोड़ी सी पिक्चर तो पता चल गई। हम इसमें ये वैल्यूज पुट करके, कौन सी वैल्यूज पुट करके, V1 जीरो मिला, हमें ये जीरो मिला, Y2 जीरो मिला, Y3 जीरो और Y4, ये जीरोस मिल गए हमें। इनको हम इधर पुट करेंगे, V1 जीरो और Y3 जीरो, और इवन Y2 भी जीरो है। तो ये देखिए, मैं इधर से देख के बता रहा हूं, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। 6Y1 इक्वल टू 5, ये इधर से मिलेगा, और ये जीरो इधर पुट करें, V2 कुछ ना कुछ है, Y4 जीरो, Y3 जीरो, Y2 जीरो, इधर बनेगा 4Y1 माइनस V2 इक्वल टू 4। ये आपकी दो इक्वेशंस। यहां से आपने Y1 क्या मिला आपको, 5/6, Y1 मिला 5/6, और Y1 को इसमें पुट करके V2 निकाल सकते हैं आप। तो Y1 को इसमें पुट किया, ये 4 इंटू 5/6, ये बन गया 10/3, ये 4 इंटू 5, ये माइनस V2, और इसको सॉल्व किया तो V2 क्या निकला आपके पास, -2/3। जस्ट सिंपल कैलकुलेशन। तो आपके पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकल आया। Y1 अभी कैलकुलेट किया आपने 5/6, Y2 आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस ने बता दिया 0, ये भी स्लैकनेस ने 0 बता दिया, ये भी स्लैकनेस ने, और ये भी स्लैकनेस ने। ये आपने इधर से कैलकुलेट किया। कोई बता सकता है ये सॉल्यूशन फिजिबल है या इनफिजिबल? इनफिजिबल। ये देखें, स्लैक ही क्यों ना हो, एक वेरिएबल, ये बेसिक है आपका V2, तो ये आपका नेगेटिव वैल्यू के साथ है, तो आपका ये जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकला ये इनफिजिबल। तो अब रूल क्या हमें पता चला, हमने सीखा ये है, और जो इसकी जो वैल्यू होगी 20, सेकेंड आइट्रेशन से आप जी भी देख सकते हैं ना, जब सेकेंड आइट्रेशन से आपने ये उठाया था, तो सेकेंड आइट्रेशन में ये 20 भी आपने देख के वहीं से उठाया। तो आप ये भी बता सकते हैं कि जो इसकी करस्पॉन्डिंग डुअल की जो वैल्यू होगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू होगी, वो 20 ही होगी, W। पता क्या, अगर हम Y1, Y2, Y3, Y4 की वैल्यू उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करें तो वो भी बता देगा हमें कि कितनी वैल्यू है। बिल्कुल वही होगा। अब देखें, हमें क्या पता चला, ये हमने लिया था प्राइमल का सॉल्यूशन, फिजिबल था लेकिन नॉन ऑप्टिमम लिया था हमने, तो डुअल का क्या निकला, इनफिजिबल, इसकी वजह से। तो हमेशा ऐसा ही होगा। हमने प्रॉपर्टी ये वेरीफाई कर लीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस तो हमने वेरीफाई करके ही की थी। हमें क्या पता चला, ये कंक्लूजन है, if the feasible solution to the primal is not optimal, आपको याद है सेकेंड आइट्रेशन में हमने उठाया, तो अगर हम प्राइमल का ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन लेते हैं जो नॉन ऑप्टिमम है, तो करस्पॉन्डिंग डुअल सॉल्यूशन क्या होगा, इनफिजिबल, और उसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू सेम होगी उस वक्त जो कि प्राइमल की जी की वैल्यू है, वही W की वैल्यू। आई थिंक इसको ऑप्टिमल बताना जरूरी नहीं है कि यह नॉन ऑप्टिमल है, इनफिजिबल है तो ऑप्टिमलिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फॉलो किया पॉइंट को?
यस सर, बिल्कुल। Yes, sir. इनफिजिबल होगा तो ऑप्टिमल तो आएगा ही नहीं। तो अच्छा, मुझे कोई रियाज के अलावा कोई और स्टूडेंट, जो भी 2 स्टूडेंट मुझसे बात कर रहे थे, उनके अलावा कोई और स्टूडेंट बता दें आज हमने पहला रूल क्या सीखा और दूसरा रूल क्या है। फर्स्ट रूल आज क्या सीखा, कोई स्टूडेंट बता दो। ये अटेंडेंस के बाद कुछ स्टूडेंट मिस कर गए, उनको मैं दोबारा अटेंडेंस होगी आपकी अभी थोड़ी देर के बाद, राइट। जो स्टूडेंट लीव कर गए उनकी एब्सेंट मार्क होगी। जी अभी बताएं, कोई बताएगा आज हमने फर्स्ट रूल क्या सीखा। कोई आइडिया नहीं। जैद अमीन जी बताएं। सर अगर फिजिबल सॉल्यूशन टू प्राइमल अगर हो तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग डुअल सॉल्यूशन वो भी फिजिबल और ऑप्टिमल होगा। आपने थोड़ा सा एक चीज मिस कर गए, प्राइमल का फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल सर अगर प्राइमल ऑप्टिमल हो, हाँ, तो करस्पॉन्डिंग डुअल फिजिबल भी होगा और ऑप्टिमम भी होगा। अच्छा, कोई और स्टूडेंट सेकंड रूल बता दे जो आज हमने सीखा। जी किसी को नहीं पता? सर आप नाम ले लें, जिस किसी से पूछ लें ऐसे। हाँ, मैं नाम नहीं, मैं सर नेम बताएं अपना, गुड नेम। हमजा हमजा सरी सर। बताएं। सर अगर हम प्राइमल का नॉन ऑप्टिमल सॉल्यूशन लेते हैं तो उससे फिर डुअल का इनफिजिबल सॉल्यूशन निकलेगा। हाँ, आपने थोड़ा सा ऐड ये कर लीजिएगा, प्राइमल का फिजिबल सॉल्यूशन हो और नॉन ऑप्टिमम। यहाँ फिजिबल इसलिए कहना है कि किसी को नहीं पता आप ये सिंप्लेक्स मेथड सिंप्लेक्स टेबल से उठा रहे हैं, ये वैसे बात कर रहे हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट पूरी होनी चाहिए। फॉलो किया पॉइंट? यस तो सर। आज के लेक्चर में हमने 2 चीजें सीखी और ये हमेशा इसी तरह ही होगा। अगर मैं आपको कहीं प्राइमल का मॉडल दे दूं और साथ ये बता दूं कि ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन भी दे दूं और कहूं कि ये फिजिबल है और ऑप्टिमल टू द प्राइमल है, तो आप पहले से ही आपको पता चल जाएगा कि इसका डुअल फिजिबल भी होगा और ऑप्टिमम भी होगा। अगर मैं कहूँगा कैलकुलेट करके बताएं, तो आप इस तरह से जैसे मैंने आज किया, आप उसको कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन लगा के दूसरा वो डुअल सॉल्यूशन भी बता सकते हैं और दिखा सकते हैं कि देखें ये फिजिबल भी है और ऑप्टिमम भी है। और अगर मैं आपको कोई मॉडल देता हूँ प्राइमल का और एक सॉल्यूशन देता हूँ और कहता हूँ ये सॉल्यूशन फिजिबल है लेकिन नॉन ऑप्टिमम, तो आप पहले से ही, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, रेडी मिक्स हो या कोई भी प्रॉब्लम, आप इसी स्टेटमेंट को देखते हुए कि फिजिबल है और नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, आप तो इनफिजिबल होगा, करस्पॉन्डिंग डुअल इनफिजिबल होगा, ऑप्टिमम तो होगा ही नहीं, तो करस्पॉन्डिंग डुअल इनफिजिबल होगा। और उनकी अपनी ऑब्जेक्टिव वैल्यूज भी सेम होगी। जो मैंने उस वक्त दी थी नॉन ऑप्टिमम की जो जी दी थी, तो आप नॉन इनफिजिबल डुअल की भी वही डब्ल्यू भी वही लिखेंगे जो वो दी थी। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। ये जो 2 रूल्स मैंने आपको सिखाए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में ये बहुत हेल्पफुल होंगे। और अभी आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन लगाने के लिए या ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको साइमल्टेनियसली वो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ रही है। एक हर्डल है कि कुछ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, कुछ कंप्यूटेशन एक्स्ट्रा इन्वॉल्व है। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा जब सिंप्लेक्स टेबल करना होगा तो आपको ये भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं हो। टेबल आपके सामने है, आप उसका फाइनल आइट्रेशन में कहोगे कि ये पड़ा है ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द प्राइमल, मैं सीधा एक जगह कहूंगा ये पड़ा है डुअल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द डुअल। कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होगी। और अगर आप मुझे कहें कि मैं आपसे कहूं ये सेकेंड आइट्रेशन में ये आपको राइट हैंड साइड पर नजर आ रहा है नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द प्राइमल, मैं आपको कहूं ये पड़ा है और आपको ये चीज आ जाए, आप फौरन एक और जगह पॉइंट आउट करके करेंगे ये इसका करस्पॉन्डिंग डुअल पड़ा है और ये इनफिजिबल है, देख लें। तो सिर्फ इस लेवल तक आप चले जाएंगे कि आप
उस आइट्रेशन का ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द प्राइमल भी नजर आ रहा होगा और उसका डुअल भी नजर आ रहा होगा, दोनों चीजें नजर आ रही होंगी। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला अगर आप प्राइमल को सॉल्व कर लोगे तो असल में आपने दोनों ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए। क्यों? प्राइमल का ऑप्टिमम सामने नजर आ रहा है और डुअल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन भी सामने नजर आएगा। कहां देखना है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फॉलो किया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर। तो आज सर कंफ्यूजन हो गई है सर जिस तरह हमने प्राइमल से डुअल के सॉल्यूशंस निकाले, इसी तरह डुअल हो तो प्राइमल के भी निकल सकते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह आपका अगर डुअल प्रॉब्लम है उसको आपने सॉल्व किया, आप कहोगे ये है ऑप्टिमम टू द डुअल, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन कहेगी कि यहां से जो निकलेगा अगर ऑप्टिमम टू द डुअल फिजिबल है और ऑप्टिमम है तो उसका करस्पॉन्डिंग प्राइमल भी फिजिबल होगा, ऑप्टिमम होगा, सेम रूल लगेगा। और इसी तरह अगर आप डुअल की कोई ऐसी आइट्रेशन से सॉल्यूशन उठाते हैं जो नॉन ऑप्टिमम है तो आप कहेंगे ये जो डुअल का सॉल्यूशन है ये फिजिबल है बट नॉट ऑप्टिमल। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन कहेगी कि इसका करस्पॉन्डिंग जो प्राइमल सॉल्यूशन है वो इनफिजिबल होगा और ऑप्टिमम भी नहीं होगा। तो सेम उसी तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। राइट, इनफिजिबल और नॉन ऑप्टिमम। हाँ, रूल यही है। वो प्रॉब्लम चाहे प्राइमल है और दूसरा निकालना है, वो चाहे डुअल है तो प्राइमल निकालना है। तो आपको ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये दोनों चीजें विजुलाइज करवाऊंगा। तो आपको अब देख लें कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन इतनी हेल्प कर रही है कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो समझ लें दोनों ही सॉल्व कर लें। और एक एडवांटेज लास्ट में मैं बताऊंगा, आपको इतना बड़ा एडवांटेज मिल गया, अगर 10 आइट्रेशन प्राइमल की है और 2 वेरिएबल है, और मैं आप ये प्राइमल की बात कर रहा हूं, 10 आइट्रेशंस कह रहा हूं, 10 कंस्ट्रेंट्स प्राइमल की 10 कंस्ट्रेंट्स हैं, 2 वेरिएबल है, तो बताएं आप प्राइमल को सॉल्व करोगे या कोई और भी चीज आपके हाथ लग गई? सर डुअल को में कन्वर्ट करके फिर उसे सॉल्व करेंगे, वो इजी है। मैंने आपको प्राइमल दिया, प्राइमल का ये आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि उसी का ही ऑप्टिमल देना है, लेकिन आप क्या करोगे उसको डुअल में कन्वर्ट करोगे, दो कंस्ट्रेंट्स बन जाएंगे, इनका 2 वेरिएबल है, 2 कंस्ट्रेंट को सॉल्व करोगे, वो क्या निकलेगा ऑप्टिमम टू द डुअल, और वहां से ही ऑप्टिमम टू द प्राइमल देख के लिख लो। तो कैसा जबरदस्त मेथड आपको। सर मेरा क्वेश्चन था कि अगर हम प्राइमल को सॉल्व कर रहे हैं और उसकी आइट्रेशन ज्यादा आएंगी या डुअल की कम आएगी ना, क्योंकि इसकी कांस्टेंट कम है। ये आपने कंप्यूटेशन खुद से डिसाइड करनी है क्या इकोनॉमिकल कौन सी है। कॉमन सेंस क्या कह रही है, 10 आइट्रेशंस हैं, सॉरी 10 कंस्ट्रेंट्स, तो 10 कंस्ट्रेंट 10 रोज होंगी आपकी एक, और 10 रो ऑपरेशंस लगेंगे उसको सॉल्व करने में, ऐसी है ना सर? फिर उनके डिसीजन वेरिएबल्स तो ज्यादा हो जाएंगे ना, तो कैलकुलेशन भी। अच्छा चलो, डिसीजन वेरिएबल ज्यादा, आप जरा कैलकुलेशन देखिए, एक रो ऑपरेशन तो एक लग रहा है ना, एक ही दफा लगेगा। आप रो ऑपरेशन को कॉल करोगे, उसमें रो ऑपरेशन ऐसी करते हैं ना, एक पूरा फॉर्मूला बनाना होता है, फिर रो ऑपरेशन करते हो, तो उसमें 10 रो ऑपरेशन लगा रहे हो, हर आइट्रेशन में 10 रो ऑपरेशन लगा रहे हो प्राइमल में, और इधर कितने लगा रहे हो, 2। तो बताएं वेरिएबल्स प्रॉब्लम तो नहीं कर रहे आपको, तो कंस्ट्रेंट्स प्रॉब्लम कर रही है। यस सर। तो सर आई थिंक जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये वाला। तो ये अब आपके सामने, यानी आप प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और आपके सामने इस तरह से आ गया, तो अब आपको एक नई थ्योरी भी बता दी गई है कि भी ऐसे भी आंसर ज्यादा एफिशिएंट वे से आप निकाल सकते हैं। कोई इशू तो नहीं है? नो सर, कोई एक इशू अभी भी है, जान नहीं छोड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत मजे के हैं और इंटरेस्टिंग है। एक इशू अभी भी है, जब लेस देन कंस्ट्रेंट थी प्राइमल की और आप डुअल में कन्वर्ट किया तो ग्रेटर देन आ गया, ग्रेटर देन में एम टेक्निक इन्वॉल्व हो गई, एम टेक्निक ने तो कॉस्ट और बढ़ा दी, एम टेक्निक ने कॉस्ट और बढ़ा दी। फॉलो किया पॉइंट को?
सर Yes. स्टार्ट में यही क्वेश्चन मैंने किया था कि अगर ग्रेटर देन आ जाए तो क्या करना है, या इक्वल आ जाए। सुनिए, आर्टिफिशियल वेरिएबल सर। अच्छा, अब आपके पास एक मेथड है, सारी ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट्स अगर आपके पास आ गई तो आप क्या करोगे, आप उसको दूसरे में कन्वर्ट करो, सारी लेस देन हो जाएंगी, आराम से सॉल्व करो और उसके ऑप्टिमल आइटरेशन से दूसरे उसका भी आंसर बता दो। यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है, बताइए। सर ये समझ नहीं आया आपने क्या कहा। मैंने कहा एक प्रॉब्लम मैंने दिया, सारी कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन है, तो आपको एम टेक्निक लगानी लगेगी। एम टेक्निक से बचने के लिए एक और मेथड है, जब उसको डुअल में कन्वर्ट करोगे तो सारी ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट्स उधर जाके लेस देन कंस्ट्रेंट्स हो जाएंगी। जी सर, Yes, बिल्कुल तो वो सही। सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। एक ये भी एंगल माइंड में रखना। ओके सर। आपके पास ऑप्शंस बड़ी बढ़ रही हैं, ये नहीं कि मुश्किल में बढ़ रहे हैं, जिंदगी आसान हो रही है, क्यों? आप मैच्योर हो रहे हैं। अच्छा, अब बताऊं आपको, अगर एम टेक्निक आती है डुअल कन्वर्ट करने में, तो एम टेक्निक का एक और मेथड आगे क्यूब में बढ़ा हुआ है कि आप एम टेक्निक की रिप्लेसमेंट आगे है हमारे पास। तो एम टेक्निक को एम टेक्निक से नहीं किया जाता, बल्कि एक और मेथड है, उसको कहा जाता है डुअल सिंप्लेक्स मेथड। तो नया मेथड आप सीखोगे। अब आपके पास कहीं भी एम टेक्निक आ जाए, आपके पास चॉइस है, या तो एम टेक्निक से करें या उसको डुअल सिंप्लेक्स से करें। डुअल सिंप्लेक्स से करेंगे तो आर्टिफिशियल वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंतजार करें, डुअल सिंप्लेक्स नेक्स्ट वीक डुअल सिंप्लेक्स आ जाएगा, वो आपको सिखाया जाएगा। पॉइंट क्लियर? अब आपके पास